जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी के एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके से 20, मैथ से 20, रीजनिंग से 20 एवं हिंदी से 20 क्वेश्चन, टोटल 80 प्रश्न का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज का यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न एवं ऐसे आने वाले प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का आपका पहला सवाल है जो कि एकदम सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह एकदम आने का प्रश्न है। इस बार एक वर्दी आपके नाम होगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी का आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, तो आज का यह क्लास पूरा देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, इसका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरी डेट की हम लोग बात करें तो पूरी डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकता है जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो देख लीजिएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आप जो बता रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको रट ही जाना है, उसको कॉपी पर नोट ही कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न, ज्यादातर एसएससी जीडी में ऐसा सवाल आता है, कहाँ से आता है? तो वो आपका दिवस से आता है, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। मान लीजिए कि इसे तो यही मात्र एगो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापना कब मनाया जाता है, मात्र यही प्रश्न इससे पूछेगा। लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न है आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। जैसे में देखिए, जैसे में आपको हम बताना चाहे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वह एसएससी जीडी से संबंधित है, तो वह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देख लीजिएगा, याद रखिएगा, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा आपको टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखेंगे तो समझिएगा, भारतीय थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं, सीधा रूप से कह सकते हैं, सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि महिला के बारे में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एसएससी जीडी के इस बार के एग्जाम में आएगा। आपको पता है कि आपका एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो हम रिवीजन करवा रहे हैं उसको भी अगर कर लेते हैं तो इस बार का एक वर्दी आपके नाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला सेकंड नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह समुद्र तट वालों से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह समुद्र तट वालों से संबंधित है। अभी क्या है, एक तरफ से हम कहें तो ब्लू फ्लैग एक तरफ से मान सकते हैं यह एक पुरस्कार का काम करता है। किसका काम करता है? पुरस्कार का। जो समुद्र तट को जो भी मतलब साफ सुथरा, मतलब स्वच्छ रखता है, उसको ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। और यह जो शुरुआत हुआ था यह आपका डेनमार्क से, इसका जो संस्था एक तरफ से कह सकते हैं वह डेनमार्क से चलता है। कहां से चलता है? डेनमार्क से चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में मात्र यही पूछेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ही मात्र इससे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन किस ग्रह के लिए भेजा गया था। मतलब भारत का जो पहला धरती के अलावा अंतरिक्ष मिशन की, मतलब धरती के अलावा कौन सा ग्रह के लिए भेजा गया था, तो वो आपका
सबसे पहले जो भेजा गया था वो आपका मून के लिए यानी चंद्रमा के लिए भेजा गया था। इस सभी बच्चे को पता होना चाहिए। किसके लिए भेजा गया था? यह आपका चंद्रमा के लिए भेजा गया था, जो कि चंद्रयान 1 जिसको हम लोग फर्स्ट में बोलते हैं। और मैं वादा करता हूं कि आज का यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो यकीनन मानिए कि यहाँ में आपको सभी सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 20-20 क्वेश्चन आता है। मतलब जीके से भी 20 क्वेश्चन, मैथ से भी 20 क्वेश्चन, हिंदी से भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन। तो टोटल आपको क्लियर करने वाले हैं आज का इस क्लास में। 80 में से कम 40, आधा से ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो चंद्रमा के लिए भेजा गया था। आपका फर्स्ट आता है चंद्रयान 1, जो कि सबसे पहले भेजा गया था। चंद्रयान 1 सबसे पहले भेजा गया था, याद रखिएगा। उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था चंद्रयान 1 था। उसको लॉन्च कब किया गया था? 2008 ईस्वी में। उसको लॉन्च कब किया गया था? 2008 ईस्वी में। अगर सेकंड चंद्रयान की बात करेंगे, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 आपका 2019 ईस्वी में। चंद्रयान कब हो जाएगा? 2019 ईस्वी में। और चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो 2023 ईस्वी में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 2023 ईस्वी में। चंद्रयान 1 आपका 2019 ईस्वी में। और चंद्रयान 2 2019 ईस्वी में। चंद्रयान 1 आपका 2008 ईस्वी में। ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। और 23 वाला काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह करंट अफेयर्स में हाल फिलहाल का ही आपके एग्जाम में देता है। जैसे में मान लीजिए कि पूछ रहे कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 2023 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत है? काफी इंपोर्टेंट है। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत है? ठीक है, तो देख लीजिएगा। यह एक विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है। जिसका मतलब क्या बोलते हैं इसका, अगर हम लोग बात करें कि इसका स्थापना कर सकते हैं या कब बना, तो याद रखिएगा यह बना था आपका 2 सितंबर 2022 ईस्वी को। 2 सितंबर 2022 ईस्वी को, ठीक है। याद रखिएगा 2 सितंबर 2022 ईस्वी को। चलिए, अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं काफी सिलेक्टेड एवं काफी वीवीआई प्रश्न है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इसके फायदे गिना रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फायदे क्या होंगे। तो पहला, सबसे पहले तो आपको जो एसएससी जीडी का डेली क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, वो आपका हो गया। जो भी इसका वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पता चलेगा। सेकंड फायदा और क्या है कि यहाँ पर डेली आपको क्लासेज मिलते रहेगा। ये नहीं कि किसी चैनल की तरह आपको मतलब कभी कभी क्लास, इस पर आपको डेली एसएससी जीडी का सुबह 8 बजे क्लास मिलेगा। और हम आपको डेली क्लास देंगे जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाए 23 फरवरी तक। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है वो सीधे एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न रहता है, वही आपको दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा डेली आपको इस चैनल पर क्लासेज मिलेगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपका बड़े भाई की तरह हैं जो आपके पीछे खड़ा रहेंगे। और इस बार का वर्दी हम अपने नाम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मेहनत जोर और शोरों के साथ करना है, ठीक है ना। आप हमसे रिवीजन कीजिए, घर पर भी पढ़ाई कीजिए और कुछ टेस्ट भी दीजिए। रिजल्ट तो पक्का होना है, ठीक है ना। बस मात्र जो अब समय बचा है उसमें जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा योजना आयोग को ऐसे 2014 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 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 यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो समझिए। सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो उसके संबंधित प्रश्न वो आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। योजना आयोग सबसे पहले, योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो याद करिए। उसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का क्या हुआ था? स्थापना। पहले ये क्लियर कर लीजिए। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री जो होता है। पूछेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब समझिए, अब उसके बाद जब 2014 आया तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को क्या कर दिया गया? 2000 समाप्त कर दिया, जबकि ये 1950 ईस्वी से शुरुआत था, ठीक है। स्थापना इसका 1950 में हुआ था। हालांकि 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। और
और यही योजना का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी, ध्यान से बात को समझिएगा, 1 जनवरी 2015 से इसी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा, योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। और यही पूछता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो जब बनेगा, जब स्थापना होगा, 2015 ईस्वी में बना था, तो 2015 ईस्वी में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। फिलहाल अभी आपका नीति आयोग चल रहा है और इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंस वाले क्लियर हो गया होगा। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, शेर शाह सूरी ने कौन सा मुद्रा चलवाया था? काफी इंपोर्टेंट है, हिस्टोरी से क्वेश्चन पूछ लिया, काफी द मस्ट लेवल का क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है। तो शेर शाह सूरी ने आपका रुपया का मुद्रा चलाया था। किसका मुद्रा चलाया था? रुपया का मुद्रा चलाया था, याद रखिएगा। वो भी किस मतलब कौन सा धातु का चलाया था? तो वो भी आपका चांदी धातु का। कौन सा? सिल्वर यानी चांदी धातु का आपका मुद्रा चलवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह लगभग 178 ग्रेन का था। ग्रेन ग्राम दूसरा होता है, ग्रेन ये है। ठीक है ना, 178 ग्रेन। अगर इसको ग्राम में बात करेंगे तो 11.53 लगभग ग्राम में। ठीक है, इतना ग्राम, 11 ग्राम लगभग हम लोग लेकर चलते हैं, लगभग 12 ग्राम लेकर चलते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा है, मतलब 12 में चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग 12 ग्राम आपका जो शेर शाह सूरी ने मुद्रा चलवाया था, रुपया जो चांदी का मुद्रा चलवाया था, उसका वजन की बात करेंगे तो लगभग 12 ग्राम। अगर ग्रेन में कभी कभी दे दे तो 178 ग्रेन। ठीक है, ये सब देखिए प्रश्न यही सबसे पूछता है। आप तो सोचेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा है। जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा कि शेर शाह ने जो मुद्रा चलवाया था चांदी का, उसका वजन कितना था, तो ले आप लोग कहेंगे ये कहाँ से सवाल पूछ दिया। तो यही सब क्लियर करना है, ये यही सब कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, यही सब को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, यह मेरा वादा रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट हम ही आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग चैनल में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट करते हैं वहां पर भी आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? तो याद रखिएगा वो आपका चिल्का झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो चिल्का झील जो आपका है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। और चिल्का झील है कहाँ का? तो ये आपका ओडिशा का पड़ता है। ये आपका कहाँ का पड़ता है? ओडिशा का। चिल्का झील आपका कहाँ का है? ओडिशा का है। आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे बुल्लर झील। किसके बारे में बात करेंगे? बुल्लर झील। अब बुल्लर झील क्या होता है? तो बुल्लर झील भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। क्या की पानी का झील है? मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुल्लर झील है। अगर पूछेगा कि कौन सा राज्य में है तो ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो आपको प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है तो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ हो जाएगा? वो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर यही सब क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम सारा एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा जो प्रश्न आपको आ रहा है। ठीक है, ऐसा ज्यादा ठीक रहेगा, अगर जवाब देते हैं तो आपको ज्यादा याद होने का चांस रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न आपको ऊपर भी क्लियर कर दिए थे कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर इसमें और तो इसमें है नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे में 15 अगस्त तो आपको पता है, 26 जनवरी आपको पता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस आपको पता है। लेकिन अभी जो आपको बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे में ये विज्ञान दिवस हो गया। अब इससे पूछता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका जो मनाया जाता है, याद रखिएगा, 29 अगस्त, मतलब 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाता है। अभी महिला दिवस भी आपको बता दें 8 मार्च, मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ, और थल सेना दिवस ये आपका 15 जनवरी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए
आपका 10 नंबर सवाल जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है कि संविधान का जो 8वां अनुसूची है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। जो संविधान का 8वां अनुसूची है उसमें टोटल आपका 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। टोटल कितनी भाषाओं को, भारत में टोटल 22 भाषा में आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना। भारत में टोटल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला ये सब आता है। ठीक है ना। तो 22 भाषा समझ सकते हैं कितना, 22 भाषा कितना होता है। ठीक है। हम लोग तो एक दो ही भाषा में बात कर पाते हैं। ठीक है। और चलिए, यहाँ पर पूछता है, ये तो 8वीं अनुसूची में हो गया। 8वीं अनुसूची में पूछेगा कि संविधान के किस अनुसूची में भाषा आता है। संविधान के किस अनुसूची में भाषा आता है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषा आता है। ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। जैसे में ये अनुसूची पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुसूची। तो भारतीय संविधान में टोटल आपका 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। टोटल कितना अनुसूची है आपके संविधान में, टोटल 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो टोटल आपका जो अनुच्छेद है वो आपका 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, वीवीआई के अंदर आएगा। थोड़ा फटाफट हम लोग करेंगे क्योंकि अभी हिंदी भी करना है, मैथ भी करना है। अच्छा, 20 गो के बाद आपका हिंदी आएगा। ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये आपका जुड़ा हुआ है ऊर्जा बनाने के लिए। ऊर्जा बनाने के लिए आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन संबंधित है। ठीक है। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका असम में होता है। कहाँ में होता है, असम में। असम ऑफ गोल्ड, असम ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। ठीक है। जैसे मैं, हम लोगों के लिए सोना पर चले थे, उसीलिए वहाँ असम के लोगों के लिए सोना का काम बाबू यही चाय करता है, वहीं से वो पैसा अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग असम में, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा लोग वहां पर चाय की खेती ही करते हैं। चाय का बगान होता है। ठीक है। खेती नहीं, बगान उसका होता है। ठीक है। तो ये आपका असम में होता है। सबसे अच्छा आपका सिक्किम में मिलता है। पूछेगा कि सबसे उच्च कोटि का चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो सिक्किम में होता है। कहाँ में होता है, सिक्किम में। एक आपका दार्जिलिंग नाम का जगह है। क्या है, दार्जिलिंग नाम का जगह है, वहां पर सबसे उच्च कोटि का चाय होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, चाय का उत्पादन हो गया। पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा चावल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कहाँ होता है, ये चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। अब केरल की बात कर लेंगे, तो केरल में बहुत सारे ऐसे मसाला, जैसे बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो मसाला सबसे ज्यादा कहाँ में होता है। जैसे में मसाला जो आप खाना में डालकर खाते हैं, वो मसाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केरल में। रबर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केरल में। नारियल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। असम में भी बहुत सारे, अभी आपको बता दिए, तमिलनाडु में भी बहुत सारे नारियल की खेती हो गई, ये सब हो गया। ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे सबसे ज्यादा आपका मछली, मतलब क्या, सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु में लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो मछली बेच कर करते हैं। मछली बेच कर, क्योंकि समुद्र तट के किनारे यह राज्य है, तो वहाँ पर मछली बहुत सारा पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं। वही मतलब उनका जीवन यापन का एक साधन है। और भी बहुत सारा है, वहाँ पर बहुत सारा कंपनी भी है। ठीक है ना। जो दूसरे देश का कंपनी आता है तो वो तमिलनाडु में ही लगा देता है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे ज्यादातर कंपनियां जो खुलती है बाबू, पहले क्लियर कर लीजिए, ज्यादातर जो कंपनियां खुलती है वो समुद्र के किनारे ही खुलती है। क्योंकि जो कंपनियां रहती है उसे पानी की भरपूर, मतलब रोजाना उसको पानी की जरूरत है। वो बोरिंग से उसको काम नहीं चलेगा, समरसेबुल से उसको काम नहीं चलेगा, उसको नदी से काम नहीं चलेगा, वो नदी सुखा देगा, इतना उसको पानी की जरूरत रहता है। इसलिए उसको समुद्र की जरूरत पड़ता है, और जहां समुद्र रहता है वहां पर वो अपना कंपनी खोलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह विपक्ष का सदस्य, जो विपक्ष आपका रहेगा उसका सदस्य आपका लोक लेखा समिति का सदस्य होता है, जिसको हम लोग पीएससी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएससी भी बोलते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। भीम ऐप किससे संबंधित है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी का लिंक है। वहां पर जो भी है आपको पीडीएफ, क्लास, ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये सब आपका हो जाएगा। भीम ऐप किससे संबंधित है, तो ये आपका डिजिटल भुगतान से, जैसे पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया, ये सब डिजिटल भुगतान से हो गया। मतलब आपको कुछ पैसा वैसा लेकर जाना नहीं है, आप जाइए, मोबाइल अगर लिए हैं तो वहां पर अपना कर सकते हैं। ठीक है। वहीं आपका डिजिटल भुगतान होता है। ठीक है। चलिए, 15 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है।
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि राज्य दिवस से आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो जैसे में पंचायती राज दिवस जो आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ये आप याद रखिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऊपर भी बता देते, तो चलिए कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं है। 2 अक्टूबर की बात करेगा तो 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर मनाते हैं। 26 नवंबर क्या हो जाएगा? संविधान दिवस। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर दोनों आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, बड़ा छोटा ये सब हम क्लियर कर देंगे आपका। ठीक है, पहला कौन था ये सब क्लियर कर देंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग नेशनल पार्क भी कभी कभी बोल देता है। ठीक है, तो अगर नेशनल पार्क भी अगर आपके एग्जाम में पूछे तो समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान ही पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर छोटा की बात करा है तो सबसे पहले हम लोग छोटा ही देख लेते हैं, उसके बाद बड़ा भी देख लेंगे। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन आइलैंड हो जाएगा। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वहां पर जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं चिड़ियाघर। जानते हैं चिड़ियाघर? हाँ, चिड़ियाघर जहाँ पर जानवरों को रखा जाए तो वहां पर जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए एक उद्यान बनाया जाता है, एक तरफ से कह सकते हैं घर बनाया जाता है। तो वो तो जो बनाया जाता है जानवरों को तो उसको राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी कहते हैं, या जैविक उद्यान भी कभी कभी इसका नाम में पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे छोटा आपका साउथ बटन आइलैंड हो जाएगा। और बड़ा की बात करेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसका बात क्लियर कर ले, इस साउथ बटन आइलैंड है कहाँ में? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का जमीन आता है, का तो भारत के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये साउथ बटन आइलैंड है। ठीक है, अगर आप बड़ा की बात करेगा तो याद रखिएगा बड़ा आपका हो जाएगा हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम जो सब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम में आ जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आप पूछेगा कि पहला कौन सा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना की बात करेंगे याद रखिएगा उसका स्थापना आपका हुआ था, नहीं बताया हुआ है यहाँ पर ना, 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ में है? ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए और भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर भी क्लियर, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा आपका कहाँ में है? असम में। एक बिल्कुल क्लियर हो गया। गिर आपका कहाँ में? ये आपका गुजरात में। गिर आपका कहाँ में है? ये आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए कार्बेट अभी आपको बता दें, जिम कार्बेट उत्तराखंड वाला में। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक आपकी हुई थी वह हुआ था 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। आप पूछेगा कहाँ में हुआ था, तो याद रखिएगा, एक मिनट एक मिनट, ये आपका दिल्ली में हुआ था। ये आपका कहाँ में हुआ था? दिल्ली में आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, लगभग जिसमें कितना कितना सदस्य था? 389 सदस्य था, लगभग में 389 सदस्य था। लेकिन जब इसका विभाजन हुआ, भारत का जब विभाजन हुआ तो इसमें टोटल 299 सदस्य बचे। ठीक है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 18 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? काफी इजी कॉन्सेप्ट है एवं अच्छे से सवाल देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरफ से कह सकते हैं, या जो आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट की बात करें तो यह आंदोलन शुरुआत जो आपका हुआ था वह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। यह कब क्लियर हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरुआत किया गया था। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, इसका नेता कौन था? तो यह आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो एक आंदोलन है, वो तो नारा अलग बात है, नारा भी आपको क्लियर कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरफ से आंदोलन था जो कि आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसी में महात्मा गांधी जी ने, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के। तो यह आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है तो नारा भी वही देंगे, बात क्लियर है। जो आंदोलन करेगा, जो उसका नेता रहेगा वही उसका नारा देगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है।
भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि ये आपका 1947 ईस्वी में आपका भारत के प्रथम में प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जल जीवन जो मिशन बनाया गया है सरकार की तरफ से, एक योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य आपका है उसका उद्देश्य जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, सभी व्यक्ति को साफ जल उपलब्ध करवाना है। इसका कब शुरुआत हुआ है? ये तो जल राष्ट्रीय जल मिशन, पहले बहुत सारा जल जीवन मिशन ये सब बहुत सारा स्टार्ट हुआ, लेकिन ये वाला जो स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है 2024 ईस्वी में। ये वाला आपका कब स्टार्ट हुआ है? 2024 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल पहला, एकदम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान वही पूछ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए, क्या हो जाएगा? पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये आपका नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। ठीक है, याद रखिएगा। सुंदर वन आपका कहाँ में पूछेगा? तो सुंदर वन आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। पचमंडी आपका शायद कहाँ में हो जाता है? पचमंडी तो जानकारी नहीं है, तो इसको भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अगला चलते हैं। अब यहाँ से आपका क्या हुआ? जीके का 20 क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या में आते हैं बाबू? हिंदी में आते हैं। अब हम लोग क्या में आते हैं? हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी 20 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे फटाफट, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी पहले जवाब दीजिए, हिंदी में से 20 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी करवाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में, कितना प्रश्न 20 में से सही हुआ। आप आ जाइए, हिंदी में आ जाइए। ठीक है, 20 इसमें भी आपको प्रश्न क्लियर करेंगे, तो इसमें भी कोशिश कीजिए कि 15-10 सही हो जाए। ठीक है, लगभग में इतना सही होता है, तो बिल्कुल अच्छी तैयारी है आपका। ठीक है, चलिए और एक टेस्ट के रूप में माने कि आज आपका टेस्ट हो रहा है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग एवं प्रत्यय से हम आपका क्लियर करें, तो शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, और पीछे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिएगा। तो अनु प्लस में शासन, अनु प्लस में शासन, तो अनु शब्द के आगे है, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पर उसको हम अशिक्षित भी बोलेंगे, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको निरक्षर भी बोलेंगे, अज्ञानी भी बोलेंगे, अनपढ़ भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑप्शन डी रहना चाहिए था, इनमें से सभी। हालांकि वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपका डी होना चाहिए, इनमें से सभी। ठीक है, हालांकि ये सभी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर टाइप में हो जाता है कभी कभी गलत, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि नन्हा शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? नन्हा शब्द का पूछ रहा है। ठीक है, नन्हा शब्द, नन्हा मतलब पर्यायवाची, नन्हा पर्यायवाची का मतलब उस शब्द का अर्थ और क्या हो सकता है? जैसे नन्हा को हम लोग छोटा भी बोल सकते हैं, अल्प भी बोल सकते हैं, लघु भी बोल सकते हैं। छोटा मतलब नन्हा का मतलब छोटा ही हो जाएगा, अल्प ही हो जाएगा, लघु ही हो जाएगा। ये सब हाँ, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए। नन्हा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये तो छोटा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लेकिन बालक नहीं होगा। ऐसा सवाल है। ठीक है ना, नन्हा शब्द का सही पर्यायवाची नहीं होगा, बालक नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, 4 नंबर सवाल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एवं काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब कोई नहीं कहता नाक में दम कर दिया, मतलब हमको क्या कर दिया? बहुत परेशान कर दिया। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत परेशान करना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। ठीक है, चलिए मुहावरा बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th लेवल कहीं बेसिक पर आएगा, तो आप लोग टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए वह रोज स्कूल जाता है, वाक्य में कौन सा काल है? वह रोज स्कूल जाता है, वाक्य में कौन सा काल है? मतलब जाता है मतलब रोजाना जाता है, मतलब अभी भी जा रहा है, वर्तमान काल के अंतर्गत ही आएगा। जा रहा है मतलब वर्तमान काल है। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अतिशयोक्ति अलंकार का सही उदाहरण क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का सही उदाहरण क्या है? मैंने उसे 1000 बार समझाया, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग परोपकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों का भला कर दीजिए। ठीक है, तो परोपकारी हो जाएगा। ठीक है ना, जो अपना भला चाहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं, जो कि ये ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए
आपका अगला प्रश्न है कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अतिथि देवो भव का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अतिथि को भगवान मानो। काफी ये भारत में आपका है, अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान मानो। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राम ने सीता को फूल दिया, वाक्य में कौन क्या है? राम ने सीता को फूल दिया, वाक्य में कौन क्या है? मतलब वाक्य में को क्या है? को। कर्ता ने कर्म को कारक को, कर्ता ने कर्म को करण से कारक चिन्ह। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका कारक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। ये सब जैसे मैं आपको क्लियर किए थे, कर्ता ने तो राम ने, तो ये सब आपका कारक के अंतर्गत आता है। ये जो 8 विभक्ति होता है वो आपका कारक के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? चलिए, आपका 10 नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संधि शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? तो संधि को हम लोग करेंगे तो ये आपका बनेगा सम प्लस में धी। सम प्लस में धी का बन जाएगा मिलकर समधि, संधि बन जाएगा। तो ये वाला कौन वाला ऑप्शन है? ये वाला ना। हाँ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को आपको पहचाना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो आपका सभी सभी आपका निष्कर्ष लिखा है, लेकिन कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा वो आपको बताना है। ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत, ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत, ये वाला भी बिल्कुल गलत। ये बी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, नीर शब्द का विलोम है। नीर शब्द का आपका विलोम कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो नीर मतलब एक तरफ से हम लोग हो गए, नीर मतलब जल हो गया, पानी हो गया, ये सब हम लोग बोलेंगे। तो जल का उल्टा क्या होता है? जल का उल्टा, जल का उल्टा बताइए, जल का उल्टा आप लोग बताइए। जल का उल्टा क्या? पानी के उल्टा आग करते हैं ना, तो हाँ चलिए बिल्कुल। चलिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर, मरे ना उसको अमर, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर, तुम अजर बन के रहो, मतलब बूढ़ा कभी ना हो। ठीक है, चलिए, पढ़ना शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा? पढ़ना शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा? पढ़ना एक प्रकार से आपका काम, यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, उसका संज्ञा रूप पूछ रहा है, तो उसका संज्ञा रूप हो जाएगा पढ़ाई। क्या हो जाएगा? पढ़ाई। चलिए, पढ़ना शब्द ये डबल एड हो गया। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सरल शब्द का विलोम है। सरल शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सरल शब्द का आपका विलोम क्या होगा? उल्टा इसका पूछा है तो कठिन हो जाएगा। बिल्कुल, सरल मतलब कोई चीज आसान, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है? तेज उसका विशेषता बतला रहा है, जैसे में उसका जो विशेषता बतलाएगा वह उसका विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेषण। मतलब वह लड़का ऐसे तेज दौड़ा, उसका विशेषता बतला मतलब विशेषण हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर सवाल है, राष्ट्रभाषा शब्द में समास है। राष्ट्रभाषा कौन सा शब्द समास है? तो राष्ट्रभाषा आपका हो जाएगा जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो, राष्ट्र प्लस में भाषा। राष्ट्र मतलब तो अपना देश हो गया, भाषा लैंग्वेज हो गया, ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति है। क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है, भारत मेरा देश है, वाक का प्रकार है। भारत मेरा देश है, इसमें कौन सा वाक है? तो इसमें आपका विधान वाचक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? विधान वाचक आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हिंदी के भी यहाँ पर 20 प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, थोड़ा हम लोग फटाफट रीजनिंग के भी प्रश्न को देख लेते, तो यहाँ पर फटाफट जवाब दीजिए, 20 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ? ठीक है, तो चलिए, आपका श्रृंखला पूरा करना एक प्रश्न रहेगा। सबसे पहले श्रृंखला पूरी करें, एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में रहेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इससे बहुत टफ लेवल का रहेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, ये नहीं कि मैं क्लास करवा रहा हूं तो मैं बता दूं कि ये इतना इजी प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको लेवल यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ कि हाँ, अगर इस लेवल का बनाने आपको क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो इससे थोड़ा टफ लेवल का आएगा, लेकिन इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। ठीक है, 2 से 6 कितना होगा? 4 होगा। 4, यहाँ से फिर 6, यहाँ से 8, फिर आपके में 10, मतलब 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ रहा है। तो 20 यहाँ पर 6 बढ़ा, तो यहाँ पर 8 बढ़ा, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 10। तो 20 और 10 30 हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए,
2 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, यदि कैट बराबर डी बी यू है तो डॉग बराबर क्या होगा। यदि कैट बराबर डी बी यू है तो डॉग बराबर क्या होगा। अल्फाबेट का एक एक लेटर बढ़ा दे रहा है, डी के सी के बाद डी, ए के बाद बी, टी के बाद यू। उसी प्रकार से डॉग को हम लोग करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो डॉग को करेंगे तो डी के बाद ई आएगा ना, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, ई पी एच। बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से रीजनिंग के प्रश्न को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ऐसा एक प्रश्न आता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, और एक ऐसा भी प्रश्न आता है, विषम को चुने। आपका एक ऐसा भी आता है, विषम को चुने, 3 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। विषम को चुने, विषम को आपको चुनना है, ठीक है। विषम को आपको चुनना है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग में रेखा होता है, मतलब देखिए ऐसे जो रहता है इसमें रेखा होता है। ये तो हालांकि आयत बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वर्ग सभी बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी आपका वर्ग हो गया। त्रिभुज आपका इस सब में देखिए कि रेखा है, लेकिन जो गोला होता है इसमें एक भी रेखा नहीं है, तो ये आपका विषम हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, यदि पेन को किताब कहा जाए, यदि कलम को हम लोग किताब कहा जाए, और किताब को क्या कहा जाए, कागज कहा जाए, तो कागज को स्याही कहा जाए, तो लिखने के लिए क्या चाहिए, लिखने के लिए क्या, लिखने के लिए कलम चाहिए। कलम को हम लोग क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। तो क्या चाहिए, किताब चाहिए, लिखने के लिए किताब चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। चलिए, एक रिलेशन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। ये बी का भाई है, ये बी का क्या है, भाई है। मतलब ये दोनों में संबंध जो है भाई का है। सी ए का माँ है, मतलब सी जो है, सी जो अल्फाबेट लेटर है वो ए का माँ है, मतलब वो बी का भी माँ हो जाएगा। पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि ये दोनों भाई है तो ए का भी माँ हो जाएगा, बी का भी माँ हो जाएगा। और लेकिन जो सी है सो ये दोनों के क्या है, माँ है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आप चलिए, अब जो डी है उस सी का पति है, मतलब ये डी है, ये दोनों के पापा है। सी मम्मी है ये दोनों के, और डी क्या है, ये दोनों के पापा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि डी का बी से क्या संबंध होगा, तो ये दोनों के पापा है डी, तो पिता का संबंध होगा। बिल्कुल आसान है बात है। चलिए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण को उत्तर और पूरब को पश्चिम मान लिया जाए तो सूर्य कहाँ से उगेगा। यदि उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर मान लिया जाए, मतलब क्या बोल रहा है, वो अपोजिट मान लिया जाए तो सूर्य कहाँ से उगेगा। सूर्य तो सबसे पहले पता है आपको कि पूर्व में उगता है, तो लेकिन पूर्व को यहाँ पर क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है तो पश्चिम में सूर्य उगेगा, ऐसा इसमें होता है आपका, ठीक है। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ए सी एफ जे ओ। मतलब एक एक अल्फा लेटर को आपको यहाँ पर छोड़ छोड़ के पहले ए से कितना है, एक अल्फा लेटर को छोड़ा, बी को छोड़ दिया, उसके बाद एफ आ रहा है, मतलब डी ई, 2 लेटर को छोड़ा, एक छोड़ा, दो छोड़ा, आपके में 3 छोड़ेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे कर करके ए अल्फा लेटर को छोड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सिंपल है तो आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, 4:16 अनुपात इतना इतना है, इतना है, ठीक है। तो 4/16 हो जाएगा, बराबर में 16 अनुपात आपका इतना हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका कटेगा 4 बार में, तो 16 चौका 64, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। आंसर तो आ नहीं रहा है, 4/16 उधर 6 अनुपात है। बनाया तो सही है, देख लेते हैं फिर से एक बार, हम लोग कल क्लियर कर लेते हैं। 4/16, सबसे पहले 4 ऊपर, अनुपात का मतलब बट्टा, समानुपात का मतलब बराबर 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग करेंगे, या इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 बराबर, अच्छा, 6×6 = 24, तो 1 = 24, 24 हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन टाइप गलत हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा, यहाँ पर मैथ के भी प्रश्न हम लिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले वीडियो में हम इसका क्लास करवा देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हमको लंबा करना नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।